महकमा सेहत सिंध का बड़ा फैसला। सर्विसेज अस्पताल की मुंतकिली की तैयारियां मुकम्मल। सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल सरफराज रफ़ीकी शहीद अस्पताल मुंतकिल होगा। सर्विसेज अस्पताल की दूसरी मंजिल पर नई जगह मुख्तस कर दी गई। सर्विसेज अस्पताल में सिर्फ 3 कमरे और 3 हॉल फ़ाल रहेंगे। मुंतकिली का अमल फौरी शुरू करने की हिदायत। महकमा सेहत का ख़त। सर्विसेज अस्पताल के तमाम अमले को नई जगह रिपोर्ट करने का हुक्म। डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ भी मुंतकिल होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल है जहां पर सिर्फ जो है वो सरकारी मुलाजमीन और उनकी फैमिली का इलाज किया जाता है। और इस हवाले से हुकूमत सिंध ने, महकमा सेहत सिंध ने एक बड़ा फैसला किया है कि इस अस्पताल का जो कुछ हिस्सा है वो KMC के मातहत चलने वाले रफ़ीकी शहीद अस्पताल की तीसरी मंजिल पर जो है वो वहाँ पे मुंतकिल किया जाएगा, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन और उनके बच्चे जिनका इलाज किया जाता है, रीएम्बर्समेंट होता है, मेडिकल फिटनेस होती है और दीगर बोर्ड होते हैं, वो भी खतरे में पड़ गए। और इस हवाले से खदशा है कि इन मुलाजमीन को अब इलाज की जो सहूलतें मिल रही थी वो अब शायद हो सकते कम मिले या ख़त्म हो जाएं। तो इस हवाले से पहले मरहले में महकमा सेहत ने अस्पताल की MS को खत लिख दिया है, जिसके बाद अस्पताल की MS ने भी अपने तमाम जो है वो जो मुलाजमीन हैं उनको भी आगाह कर दिया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर शुमाइला सुहेल की जानिब से भी अपने मुलाजमीन को आगाह कर दिया कि ये तमाम जो मुख्तसर शोबे हैं वो रफ़ीकी शहीद अस्पताल में मुंतकिल किए जाएंगे। तो महकमा सेहत का खत मिलने के बाद अस्पताल की इंतजामिया ने भी अपने मुलाजमीन को आगाह कर दिया है। तो इस हवाले से महकमा सेहत KMC के मातहत चलने वाले रफ़ीकी शहीद अस्पताल में अस्पताल के कुछ शोबा जाज है वो वहाँ पे मुंतकिल हो जाएंगे। तो इस हवाले से सर्विसेज अस्पताल में जो CT स्कैन का डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरापी है, इसी तरह दीगर जो है वो मेमोग्राफी है और दीगर जो टेस्ट की सहूलत है वो भी मुतासर हो सकती है। और इस हवाले से सिविल अस्पताल की इंतजामिया को भी हिदायत की गई कि वो शायद इसकी निगरानी करेंगे या यहाँ पे वो दीगर शोबे लाएंगे। तो पहले मरहले में कुछ शोबा जाज जो है वो सर्विस अस्पताल के रफ़ीकी शहीद अस्पताल में मुंतकिल करने के इम्कानात बढ़ गए। और इस हवाले से दोनों महकमों की जानिब से जो खत लिख दिए गए, महकमा सेहत का अस्पताल की MS को लिखा गया और अस्पताल की MS का खत जो है वो अपने मुलाजमीन को सर्कुलर के जरिए जो है वो आगाह कर दिया है। इस हवाले से अस्पताल के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने अस्पताल के अंदर बैनर भी लगा दिए कि सर्विसेज अस्पताल की मुंतकिली नामंजूर के नारे भी लगाना शुरू कर दिए हैं, जबकि बैनर्स भी मुख्तलिफ शुबाजात में आवेज़ा कर दिए हैं कि ये अगर सर्विस अस्पताल मुंतकिल होता है तो इसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन और उनकी फैमिली को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और इस हवाले से हो सकता है कि कुछ अर्से के बाद मजीद भी पूरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। तो इस हवाले से शायद सर्विस अस्पताल का नाम ही ख़त्म कर दिया जाए। तो इनको खदशा है और उन्होंने एहतजाज भी शुरू कर दिया। जबकि इसके अलावा रफ़ीकी शहीद अस्पताल जो है वो महकमा सेहत KMC के मातहत चलने वाला है। तो KMC के मुलाजमीन ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है कि हुकूमत सिंध के अस्पताल KMC के अस्पताल में क्यों मुंतकिल किए जा रहे हैं। हुकूमत सिंध के पहले ही बहुत सारी जगह हैं, अस्पताल हैं, लेकिन ये इनकी बात समझ नहीं आ रही मुलाजमीन की, महकमा सेहत की, कि वो जो है KMC के अस्पताल की दूसरी या तीसरी मंजिल पे सर्विसेज अस्पताल को क्यों मुंतकिल कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को क्यों मुंतकिल कर रहे हैं। तो इस हवाले से ये दोनों महकमों के दरमियान जो है वो मुलाजमीन के एहतजाज का खदशा पैदा हो चुका है कि सर्विसेज अस्पताल के जो मुलाजमीन हैं वो अपने हक में एहतजाज करने पे निकल पड़े और अभी भी नारेबाजी की जा रही है सर्विसेज अस्पताल के अंदर मुलाजमीन की जानिब से और बैनर भी अवेजा कर दिए। जबकि जो महकमा सेहत KMC के मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से भी जो है वो एहतजाज करने के प्लान बनाया जा रहा है कि पहले ही महकमा सेहत KMC के अस्पतालों का बुरा हाल है, वहाँ पे अद्वियात नहीं है, स्टाफ की कमी है, मसाइल हैं, बिल्डिंगों के मसाइल हैं और अब वहाँ पे बेहतर सहूलतें नहीं है। लेकिन अब जो है वो हुकूमत सिंध के मातहत जो सरकारी मुलाजमीन के इलाज होता है उस अस्पताल को भी अगर KMC के अस्पताल के ऊपर बिठाया जाएगा, वहाँ के अफसरान होंगे, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग होंगी, इंतजामी अफसरान आएंगे जाएंगे, तो KMC के अस्पताल की अपनी कारकर्दगी भी मुतासर होने का खदशा पैदा हो चुका है। तो अब देखना यह है कि महकमा सेहत सिंध, खासतौर पर वज़ीर सेहत सिंध को और मेयर कराची जो कि KMC जी बिल्कुल। इब्राहिम, ये बताइएगा जैसा कि सर्विस अस्पताल को मुंतकिल किया जा रहा है, पूरे अस्पताल को जो है वो है एक जो है वो दूसरी मंजिल पे शिफ्ट किया जा रहा है। एक बड़ा अस्पताल था, पूरे अस्पताल की तमाम जिम्मेदारियां जो हैं वो एक मंजिल के अंदर किस तरह से अदा की जाएंगी, ये किस तरह से मुमकिन होगा?
देखिए बिल्कुल ज़राए हमारे यही बताते हैं कि महकमा सेहत सिंध का जो पहला मरहला है वो इसी तरह है कि कुछ इंतज़ामी अफसरान को रफ़ीकी शहीद अस्पताल की दूसरी तीसरी मंजिल पर बिठाया जाएगा, जिसके बाद तमाम अफसरान जो है वो वहाँ पे ही अपने आप को रिपोर्ट करेंगे, खासतौर पर अस्पताल की एमएसएमए दीगर। पहले मरहले में जब ये कुछ दफ्तर जो है दफातर हैं वो वहाँ जब मुंतकिल हो जाएंगे, तो उसके बाद दूसरे मरहले में दूसरी कुछ जो चीज़ें हैं वो भी शायद मुंतकिल करके फिर उसके बाद सर्विस अस्पताल को हो सकता है किसी तीसरी जगह पर जो है वो बेहतर अंदाज में शायद शिफ्ट किया जाए, या हो सकता है कि इसको ख़त्म ही किया जा सके, क्योंकि सर्विस अस्पताल के ख़ास तौर पे जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनके जो इलाज और मुआवजे की सहूलियात होती हैं, सर्विस अस्पताल ऐसा भी लगता है बाज़ औक़ात के बराए नाम चल रहा है, सिर्फ मेडिकल फिटनेस के लिए होता है, रीइंबर्समेंट के लिए होता है। जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, अफसरान होते हैं, वो अपना इलाज जो है वो निजी अस्पतालों में करा लेते हैं और उसका बिल बनाकर रीइंबर्समेंट करा लेते हैं सर्विसेज अस्पताल से, जिसकी वजह से अस्पताल में बेहतर सहूलतें मौजूद नहीं है, ना कोई सर्जरी के बड़े डॉक्टर हैं, ना यहाँ पे इमरजेंसी की सहूलत है। लेकिन सरकारी मुलाजमीन के एक तरह के मजे भी लगे हुए थे कि वो जो है इलाज वहाँ से करवा रहे थे, रीइंबर्समेंट करा लेते हैं। लेकिन जो छोटे मुलाजमीन हैं उनको मुश्किलात का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे मुलाजमीन जो होते हैं वो अपनी फैमिली के अल्ट्रासाउंड या लेबोरेटरी टेस्ट या छोटे मोटे जो टेस्ट हैं ये दाखिल करके डे केयर की सहूलत हासिल कर सकते थे, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन जो बड़े मुलाजमीन हैं, अच्छे अफसरान हैं, अच्छी पोस्टों पे हैं, वो अपनी फैमिली को निजी अस्पतालों में इलाज कराते हैं और रीइंबर्समेंट पूरा बिल बना जी के। इब्राहिम, ये बताइएगा जैसे कि अस्पताल को जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, क्या मुंतकिल करने के बाद आवाम के लिए कुछ बेहतर सहूलियातें, आखिर बुनियादी वजह क्या बताई जा रही है इसकी मुंतकिली की? ज़राए यही बताते हैं कि इसकी वजह जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। महकमा सेहत के इब्तदाई तौर पर ये बताया जाए कि महकमा सेहत सिंध खुद ये चाह रहा है कि इस अस्पताल को या तो ख़त्म किया जाए, और इस हवाले से पहले मरले में इन्होंने ये शुरू किया है ताकि ये जो अस्पताल है इसको ख़त्म करके दूसरी जगह पर या तो मुंतकिल किया जाएगा या मुख्तलिफ शोबाजात जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। और ये भी बताते हैं ज़राए कि सिविल ये जो सर्विस अस्पताल है ये एम.ए. जिन्ना रोड की मरकजी रोड पर है, और जो सिविल अस्पताल है वो एक अंदर गली की तरफ है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई सेंटर बनाया जाए सिविल अस्पताल का। इस हवाले से सिविल अस्पताल की इंतजामिया को भी आगाह किया गया कि कुछ जो है वो सर्विस अस्पताल की निगरानी करेंगे और कुछ शोबाजात सिविल अस्पताल अपने शोबा जो है वो सर्विस अस्पताल मुंतकिल करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोरोना के दौरान यहाँ पे पीड्स ICU और दीगर जो अहम बिल्डिंग के अंदर सहूलतें मौजूद हैं, बच्चों का वार्ड, वो भी यहाँ पर सिविल अस्पताल का चल रहा है सर्विस अस्पताल में। तो इस हवाले से हो सकता है कि ये तमाम शोबाजात सिविल के अहम शोबाजात जो है वो सर्विस अस्पताल में मुंतकिल की जाए, क्योंकि मेन रोड पर है, रोड हादसा और दीगर हादसा से भी यहाँ पे बेहतर सहूलतें मिल सकती है, और हो सकता है कि कोई यहाँ पे नई बिल्डिंग भी बनाई जाए। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि इब्तदाई तौर पर महकमा सेहत की कोशिश है कि यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनको फिलहाल आर्जी तौर पर मेयर कराची से मुशावरत करके वहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है, और उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप जो है सिविल अस्पताल के शोबाजात शायद यहाँ पर सर्विस अस्पताल में मुंतकिल करें। तो पहली बिल्डिंग के हवाले से उनको खाली करने के लिए हिदायत कर दी गई कि यहाँ के जो अहम शोबाजात हैं वो फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और जो दीगर हैं वो रफ़ीकी शहीद अस्पताल मुंतकिल किए जाएँ, जिसके बाद बाकी जो शोबाजात हैं वो बाद में स्टेप बाय स्टेप मुंतकिल किए जाएंगे, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है और ये जगह है, हो सकता है खस्ता हाल भी एक वार्ड वाली जगह हो चुकी है, तो यहाँ पे नई बिल्डिंग बना के सिविल अस्पताल की इंतजामिया के हवाले किया जाए। तो इस हवाले से अस्पताल की जो MS हैं डॉक्टर शुमैला सुहेल, उन्होंने भी इस हवाले से जो वो अपना खत लिख दिया, सर्कुलर इंतजामिया को अपने मुलाजमीन को जारी कर दिया, जबकि महकमा सेहत का खत जो है वो भी अस्पताल की इंतजामिया को पहुँच चुका है, जबकि दूसरा खत महकमा सेहत का सिविल अस्पताल की इंतजामिया को भी पहुँच चुका है। लेकिन अभी जो है मुलाजमीन वो शदीद इश्तिहाल में है, शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। बैनर भी लगा दिए गए, वाज़ेह तौर पे 1 या 2 दिन के बाद जो है वो सूरत हाल वाज़ेह तौर पर सामने आ सकेगी कि आया तमाम शोबाजात को मुंतकिल किया जा रहा है या इब्तदाई तौर पर फिलहाल ये। लेकिन जो खत के मुताबिक बताया गया वो ये बताया गया कि रफ़ीकी शहीद अस्पताल की दूसरी तीसरी मंजिल पर जो है इनके कुछ जो शोबाजात हैं सर्विस अस्पताल के वो मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी इब्राहिम रिंद अपडेट कर रहे थे। इब्राहिम साथ रहिएगा। रेबीज का शिकार एक और नौजवान जामहक। जिना अस्पताल में कयूमाबाद का 24 साला नौजवान दौरान इलाज जान की बाजी हार गया। इंचार्ज इमरजेंसी डॉक्टर इरफान के मुताबिक नौजवान को 2 माह कबल कुत्ते ने काटा था। कुत्ते के काटने के बाद नौजवान ने वैक्सीन नहीं लगवाई। रवां साल कुत्ते के काटने के 30,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कुत्ते के काटने से रवां साल अब तक 14 अफराद जान से जा चुके हैं। इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। इब्राहिम, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा।
जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में आवारा कुत्तों की बहुतायत है और खासतौर पर रेबीज का शिकार होकर एक और नौजवान जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया है। आज सुबह जिला अस्पताल में इस 24 साला नौजवान को लाया गया था, जो कि कयूमाबाद का रिहायशी है। और इस हवाले से इसके अंदर न्यूरो मेडिसिन की टीम को भी वहाँ पे बुलाया गया था, जिन्होंने इसका मुआयना किया। तमाम अलामात इसमें वो ये रेबीज की थी। इस हवाले से इमरजेंसी के इंचार्ज हैं डॉक्टर इरफान, उनका कहना था कि मुतासरा शख्स को जब कुत्ते ने काटा था तो उसके बाद उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, जिसके बाद जो है वो रेबीज की अलामत भी सामने हुई है और इसको 2 माह कबल कुत्ते ने काटा था। तो इस हवाले से उनका कहना है कि रवां साल के दौरान कुत्ते के काटने की वजह से सिर्फ जिला अस्पताल के अंदर जो है वो 8 अमवात हो चुकी है, जबकि इसके अलावा रवां साल की अगर बात करें तो इस दौरान 30,000 से ज्यादा अफराद को कुत्तों ने काटा है, जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं। और रवां साल के दौरान 14 अफराद जो है कुत्ते के काटने के बाद होने वाली बीमारी रेबीज का शिकार होकर इंतकाल कर चुके हैं। तो इस हवाले से अवाम को चाहिए कि कुत्ते अगर काटे तो उसके बाद फौरी तौर पर मुतासरा जगह को 10 से 15 मिनट तक साबुन से धोएं और फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन लगवाएं। जबकि मुतल्लिका इदारों को चाहिए कि कुत्तों के खात्मे के लिए इकदाम करें, ताकि कराची की अवाम जो है सुख का सांस ले सके। जी इब्राहिम ने अपडेट कर रहे थे। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं सरकारी ज़मीन पर अब कोई शख्स तामीरात नहीं कर सकेगा। शाहराह भुट्टो के इतराफ 1000 एकड़ ज़मीन सरकारी तहवील में ले ली गई। महकमा रेवेन्यू ने शाहराह भुट्टो के दोनों इतराफ ज़मीन खाली करा दी है। शाहराह भुट्टो के इतराफ तमाम पुराने खाते ख़त्म कर दिए गए हैं। 1000 एकड़ ज़मीन को स्टेट लैंड करार दे दिया गया है। शाहराह भुट्टो के इतराफ ज़मीन पर निजी तामीरात पर पाबंदी, 100 एकड़ ज़मीन खसूसी बच्चों के लिए इंक्लूसिव सिटी के लिए मुख्तस कर दी गई है। 900 एकड़ अराजी महकमा रेवेन्यू के कंट्रोल में दे दी गई है। शाहराह भुट्टो के इतराफ तामीरात के लिए ज़मीन सिंध हुकूमत से लेना होगी। शाहराह भुट्टो की ज़मीन सरकारी तहवील में लेने का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी होगा। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, ये सिंध हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है शाहराह भुट्टो के दोनों अतराफ़ यानी डिफेंस से शुरू होके मोटरवे M9 तक दोनों अतराफ़ जो भी ज़मीन है उसको स्टेट लैंड करार देकर हुकूमत सिंध के महकमा रेवेन्यू ने ये पूरी ज़मीन जो है वो अपनी तहवील में ले ली है। महकमा रेवेन्यू के ज़राए के मुताबिक तकरीबन 1000 एकड़ ये ज़मीन बनती है, जो बुनियादी तौर पे तो मलीर नदी का पेट है जिसमें शाहराह भुट्टो बनाया गया। अब जो है ज़मीन खाली हुई है दोनों अतराफ़, तो इस ज़मीन को सरकारी हैसियत में स्टेट लैंड करार देकर इसको सिंध हुकूमत के महकमा रेवेन्यू ने अपनी तहवील में इसलिए लिया कि मुख्तलिफ लोग ज़मीनों पर कब्ज़े कर रहे थे और मुख्तलिफ लोगों ने जो खाते बनाए थे अपने नामों से महकमा रेवेन्यू के अफसरान से मिलकर लोगों ने ज़मीन के खाते बनाना भी शुरू कर दिए थे। ये इतलात मिली तो सिंध हुकूमत ने इस तमाम ज़मीन को सरकारी तहवील में लिया। अब यहाँ पे कोई भी तामीरात नहीं हो सकेगी। महकमा रेवेन्यू के मुताबिक शाहराह भुट्टो के दोनों अतराफ़ लोगों ने फार्म हाउस बनाने की कोशिश की थी, कुछ लोगों ने मतलब गोट बनाने की वसत तक लोगों ने कोशिश की थी कि हम कदीमी यहाँ पे आबाद हैं। तो ये अब पूरी ज़मीन वो पुराने खाते जो लोगों ने बनाए थे वो सारे जो है महकमा रेवेन्यू ने ख़त्म कर दिए हैं, उनकी तमाम एंट्रीज़ को ख़त्म कर दिया गया और इसको अब स्टेट लैंड करार दिया गया। इसमें 100 एकड़ ज़मीन पर सिंध हुकूमत ने बजट में भी ऐलान किया हुआ है। वज़ीर आला सिंध ने भी बारहा कहा है कि जो स्पेशल बच्चों के लिए, खुसूसी बच्चों के लिए एक सिटी बनेगा, इनक्लेव सिटी, जिसमें मुख्तलिफ दफातर होंगे जो NGOs काम कर रही हैं इस स्पेशल बच्चों के लिए, ऑटिज़म के लिए और मुख्तलिफ कामों के लिए। उन सब के दफातर उस इनक्लेव सिटी में कायम होंगे। 100 एकड़ पर वो मुश्तमिल होगा। बाकी 900 एकड़ ज़मीन जो बचती है ये तमाम ज़मीन अब सरकारी ज़मीन हो गई। आने वाले 1-2 रोज़ में इसका बाकायदा महकमा रेवेन्यू की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि अब स्टेट लैंड है, ये ज़मीन किसी को नहीं मिल सकती। अगर कोई चाहेगा भी तो शायद सिंध हुकूमत से वो ज़मीन उसको ख़रीदनी पड़ेगी। जी आजिज़, ये बताइएगा, जो ये 100 एकड़ ज़मीन खाली कराई गई है, इस पर जो है वो क्या आबादी भी कायम थी, लोग रह रहे थे? जो खाली कराई गई है उसमें क्या क्या जो है वो चीज़ें शामिल थी? मैं वाज़ेह करूँ कि शाहराह भुट्टो जो तकरीबन 29 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, इसके दोनों अतराफ़ ज़मीन बचती है। यानी शाहराह के साथ साथ जो ज़मीन खाली हुई है इसका तकरीबन
जो तखमीना लगाया गया है वो 1000 एकड़, यानी यहाँ से डिफेंस से लेके जाम सादिक ब्रिज से लेके मलीर M9 तक ये 29 किलोमीटर के दौरान कोई 1000 एकड़ ज़मीन खाली हुई है। इस ज़मीन पे कुछ लोग वैसे ज़रूर आबाद हैं, लेकिन उनको भी ये कहा गया है कि वो अब ये ज़मीन खाली करें, चूँकि ये ज़मीन सरकारी है, ये किसी की मिल्कियत नहीं है। क्योंकि एक होता है ना कि फॉर्म नंबर 6 होता है जिसमें लोगों की मिल्कियत होती है, कदीमी अगर किसी की मिल्कियत है, तो हुकूमत कह रही है कि ये ज़मीन किसी की भी मिल्कियत नहीं है, ये सरकारी मिल्कियत है, स्टेट लैंड है, लिहाजा अब इस पर कोई कब्ज़ा नहीं होगा। तो अब इसमें 100 एकड़ जो मैं बता रहा हूँ वो स्पेशल बच्चों के लिए एक इदारा बनेगा, 100 एकड़ उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। 900 एकड़ जो है वो है तो 1000 एकड़ सरकारी तहवील में, लेकिन उसमें 900 एकड़ अब खाली जो होगी ज़मीन वो टोटल स्टेट लैंड होगी। उस पर कोई भी कहीं भी शाहराह भुट्टो के दोनों अतराफ़ तामीरात नहीं कर सकेगा। जी जी आजिज़ ये भी बताइएगा कि जो ज़मीन खाली कराई गई है इसमें से कुछ ज़मीन ऐसी भी थी जो लोगों ने जो है वो कुछ अफसरान ने कार्रवाई करके अपने नाम करवाई थी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह से की जाएगी? लोगों को लगा कि ये शाहराह भुट्टो जब बन गया तो ज़ाहिर है कि ये एक बड़ी इस पे एक तरक्की हुई है और डेवलपमेंट के साथ साथ लोग होटल्स बनाना चाह रहे हैं शाहराह भुट्टो के मुख्तलिफ़ मकामात पर, और लोग जो है मुख्तलिफ़ फार्म हाउसेस कुछ लोगों ने बनवाने की, तो लोगों ने बड़ी कोशिश की कि ये ज़मीन किसी तरह हासिल की जाए। क्योंकि आपको पता है कि कराची में ज़मीन का जो मामला है, उस पर कब्ज़ों का जो मामला है वो बड़ी जल्दी हो जाती है, कब्ज़े करना आसान हो जाता है, उसमें महकमा रेवेन्यू के अफसरान शामिल होते हैं। तो लोग जाली खाते बनाते हैं और जाली डॉक्यूमेंट्स बना के कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है। तो अब उसको रोकने के लिए ये फ़ैसला जो मैं बता रहा हूँ ना, महकमा रेवेन्यू ने इसकी एक पूरी सर्वे कराई थी, कमिश्नर कराची और मुख्तलिफ़ अज़ला के डिप्टी कमिश्नर से एक सर्वे कराई गई थी, जिसमें ये महसूस हुआ कि लोग जाली खाते बनाकर या डॉक्यूमेंट्स बनाकर इन ज़मीनों पर कब्ज़े करना चाहते हैं या अपने नाम कराना चाहते हैं या इस तरह का दावा करते हैं कि ज़मीनें उनकी हैं। तो अब हुकूमत ने इन सारी बातों को मुस्तरद कर दिया और महकमा रेवेन्यू ने ये पूरी ज़मीनें स्टेट लैंड करार देकर अपनी तहवील में ले ली हैं। तो लिहाजा अब कोई तामीरात नहीं कर सकेगा कोई। जो लोग शाहराह भुट्टो के इर्द गिर्द कुछ होटल्स कायम करना चाह रहे थे, शॉप्स कायम करना चाह रहे थे, फार्म हाउसेस कायम करना चाह रहे थे, ये सब अब नहीं होगा। अगर ये ज़मीन किसी को चाहिए भी होगी तो वो ज़मीन महकमा रेवेन्यू से उसको ख़रीद करनी पड़ेगी। जी आजिज़ ये बताइए कि जैसा कि 100 एकड़ ज़मीन जो है वो खुसूसी बच्चों के लिए इंक्लूसिविटी के लिए मुख्तस की गई है, लेकिन जो बकाया 900 एकड़ ज़मीन है उसके हवाले से बताइएगा कि उस पर तामीरात के लिए वो हुकूमत से किस तरह से लेना होगी, उस पर कौन सी जो है वो अब तामीरात की जाएगी, उस जो बकाया 900 एकड़ ज़मीन है उसके हवाले से बताइए। जी देखिए, जो सरकारी ज़मीन होती है जिसको हम रेवेन्यू की ज़बान में स्टेट लैंड कहा जाता है, तो स्टेट लैंड की ख़रीदारी का एक पूरा एक तरीक़ेकार होता है। माजी में आपने देखे कि जो हाईवेज़ हैं, नेशनल हाईवे है या उसके साथ सुपर हाईवे मोटरवे M9 है, उसके दोनों अतराफ़ भी लोगों ने तामीरात की हैं। तो वो तामीरात या तो लोगों की अपनी ज़मीनें होती हैं या फिर जो स्टेट लैंड होती है वो गवर्नमेंट उसकी एक कीमत मुकर्रर करती है और वो गवर्नमेंट से ख़रीद करनी पड़ती है। अभी तो ज़ाहिर है कि ये इब्तदाई कार्रवाई है, इनिशियल कार्रवाई है। फ़िलहाल तो हुकूमत ने ये ज़मीन अपने तहवील में ली है और उसका एक नोटिफाइड होगा, फिर उसका एक तरीक़ेकार होगा। गवर्नमेंट ज़ाहिर है कि उसका कोई शेड्यूल ज़रूर जारी करेगी जिसमें बताया जाएगा कि इस ज़मीन की कीमत क्या है, पर एकड़ या पर फिट या पर स्क्वायर फुट एक कीमत मुकर्रर की जाती है ज़मीन की। अगर फिर कोई प्राइवेट शख्स वहाँ कोई तामीरात कराना चाहता है, कोई होटल बनाना चाहता है या किसी किस्म की कोई तामीरात चाहता है, तो फिर वो गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा नरखों पे वो ज़मीन ख़रीद करेगा और उसके बाद कोई वहाँ पे तामीरात कर सकेगा। जी आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़ बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तक जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र का दो टोक ऐलान। कहा, पेट्रोलियम लेवी के नाम पर शहरियों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। धरना महंगाई और के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग के खिलाफ है।
हुकूमत अपनी शाख खर्चियाँ ख़त्म नहीं कर रही। पूरे शहर में अवामी आगाही मुहिम जारी रखेंगे। हुकूमत को आम शहरी को रिलीफ देना होगा। K4 मनसूबा 23 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। कराची के शहरी महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हैं। मुतालबा तो ये है, डीजल पे आपने रिलीफ दिया, बहुत खूब, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स आपको वापस लेना पड़ेगा। आपको आम आदमी को रिलीफ देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आपका ताक़ुब करती रहेगी। जमात इस्लामी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यह आम आवाम का मसला है, यह आम आदमी का मसला है, हर फर्द का मसला है जो मुतासिर है। और मैं अपील करता हूँ शहर कराची के लोगों से, और जहाँ जहाँ आवाज़ सुनी जा रही है सबसे अपील करता हूँ, आइए आप तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होके, अगर आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, मैं उस पार्टी के वर्कर से कहता हूँ ये मसला तो आपका भी है, हर फर्द का मसला है। आइए जमात इस्लामी के इस धरने का हिस्सा बन जाइए। और हम देख रहे हैं जिस तरह लोग दिन गुजरने के साथ साथ धरने के अंदर लोगों का रुजू है, नौजवान भी आ रहे हैं, बड़े पैमाने पे आ रहे हैं, तलबा भी आ रहे हैं। मैं शहर कराची के लोगों से अपील करता हूँ, और जो लोग ये समझते हैं, जिनकी ये खाम ख्याली है कि धरने में बैठे रहेंगे, इसी तरह बैठे रहेंगे, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ इसी तरह के प्रोग्राम भी होंगे, अवामी अदालत भी लग जाएगी, पुरअमन तरीके से ये लोग बैठे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ ये धरना भी चलता रहेगा। पूरे शहर कराची में अवाम उन्नास से राब्ता करेंगे। ये धरना मरकज होगा, जगह जगह जाएंगे, अपना फ्लोर चलाएंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे, हैंडबिल तकसीम करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे। धरना भी मरकज बना रहेगा। और इंशाअल्लाह इसी धरने में कल अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान साहब तशरीफ ला रहे हैं। जलसा आम होगा कल 21 अगस्त रात 7 बजे इंशाअल्लाह एक अलीमुशान जलसा आम होगा। मैं तमाम अहले कराची को दावत देता हूँ, आइए इस जलसे का हिस्सा बन जाइए, आइए इस धरने का हिस्सा बन जाइए। और हमारे इस धरने में खवातीन बहनें भी आ रही हैं। कल एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ जिसमें खवातीन, शहर कराची की खवातीन शरीक हुई, उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उससे एक दिन पहले तलबा ने अदालत लगाई। आज भी इंशाअल्लाह 3 बजे पाकिस्तान भी बड़ी तादाद में जमात इस्लामी कराची का गवर्नर हाउस सिंध के बाहर एहतजाजी धरना 5वें रोज भी जारी है। सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद अस्करी का कहना है कि मुतालिबात तस्लीम होने तक धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा। आज पाकिस्तान बरादरी की अवामी अदालत लगाई जाएगी जिसमें अक़लियती रहनुमा शरीक होंगे। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा। इस वक्त मौजूद हूँ जमात इस्लामी के धरने में, और आज इसका 5वां रोज़ है। और इस धरने में वक्तन फ़क्तन तालिब इल्म, वकला, सियासी रहनुमा और दीगर जो समाजी रहनुमा है वो भी वक्तन फ़क्तन शिरकत कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आज 5वां रोज़ है और आज भी इस वक्त जो है वो अच्छे खासे लोग जो है वो इस वक्त धरने में मौजूद हैं, और ये वक्तन फ़क्तन इनकी तादाद बढ़ती रहती है। मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इत्तलात हैं जमात इस्लामी कराची के जाहिद अस्करी। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि अब ये जमात इस्लामी का जो धरना है ये किस मोड़ पर जाने जा रहा है, क्या हुकूमती बेंचों से कोई राब्ता हुआ है या पेट्रोलियम लेवी टैक्स जो है वो इसी तरह बदस्तूर कायम रहेगा। बहुत शुक्रिया अस्करी साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हमारे सब्र को आजमा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में आज भी इजाफा किया है, डीजल में कमी की बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमारे हौसले भी बुलंद हैं, हमारे अज़ाइम भी बुलंद हैं, और हम ये समझते हैं कि हमने जो पहले से असम्बली में धरना दिया था वो 29 दिन चला था, तो हम तो 1-2 महीने के लिए तैयार होकर आए हैं। अब ये हुकूमत का मसला है कि कब इसके लिए तैयार होती है कि ये पेट्रोलियम लेवी वापस कब लेती है। आज हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कौम की उम्मीदों के मरकज़ बन चुके हैं, तर्जुमान बन चुके हैं, और नौजवान नस्ल तो उन पर बड़ा एतमाद करती है। और पूरे पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी ने अपने कारकुनों को खड़ा कर दिया है लोगों के मसाइल के ऊपर। आज जो कैफियत बनी हुई है पेट्रोल के इजाफे की वजह से कि एक बाइक राइडर, एक फूड पांडा डिलीवर करने वाला, ये सब लोग इंतहा परेशान है। तो इसके लिए लाजमी है कि पेट्रोल की कीमतें कम की जाए।
आप ट्रांसपोर्टर्स की तो बात करते हैं, ये हमने उनके लिए कम कर दिया, लेकिन आवाम के साथ तुम ये जुल्म करने के लिए क्यों कर रहे हो? अच्छा, जैसे जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ जमात इस्लामी की ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ पर आई थी, तलबा अदालत लगी थी, आज कौन सा सेगमेंट जो है वो करने जा रहे हैं आवाम के शऊर और आगाही के लिए? कौन कौन लोग आज शिरकत करेंगे इस धरने में? जी देखिए, हर तबका फ़िक्र के लोग जो है हमसे रब्ता कर रहे हैं कि हम आपके धरने में पहुंचना चाहते हैं, इज़हार यकजहती करना चाहते हैं। तो आज जो पाकिस्तानी बिरादरी है, अक़लियती बिरादरी, उसमें मसीह बिरादरी है और ईसाई जो है, सिख हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, ये सब लोग आ रहे हैं। उनके पादरीज भी यहाँ पर मौजूद होंगे, बड़ी तादाद में उनके रहनुमा मौजूद होंगे और वो हमारे साथ इज़हार यकजहती करेंगे, क्योंकि सब मुतासिर है महंगाई से, सब परेशान है, तो ये सब का मसला है। तो आज इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। ठीक है, ये थे जाहिद अस्करी जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कहना था कि आज यहाँ पर अवामी अदालत लगेगी जिसमें बड़ी तादाद में मसीह बिरादरी, पारसी बिरादरी के लोग जो है यहाँ पर इज़हार यकजहती के लिए पहुँचेंगे और महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे। इसके अलावा कल जो है वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान इस जलसे आम यहाँ पर धरने में पहुँचकर जो है वो बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। जब तक पेट्रोलियम लेवी टैक्स जो है वो वापस नहीं होता, तो जाहिद अस्करी का कहना है कि जमात इस्लामी के कारकुनान ज़हनी तौर पर घरों से तैयार होकर आए हैं, चाहे 1 महीना बैठना पड़े, 2 महीने बैठना पड़े, तब तक वो धरने में बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। आए रोज़ कीमतों के उतार चढ़ाव ने योमिया अखराजात पर काम करने वालों को भी मुतासिर कर दिया। मोटरसाइकिल बाइक राइडर भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आजिज़ आ गए हैं। कहते हैं कि सुबह काम के लिए निकलने के बावजूद आमदनी कम हो गई। राइडर्स ने मुतल्लिका इदारों से पेट्रोल सस्ता करने का मुतालिबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं दुआशकिल प्राचा से। जी दुआ। जी बिल्कुल, आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल से और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से बाइकर राइडर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ कुछ बाइकर राइडर्स मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि हर रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, क्या नुकसान होता है इससे आप लोग के उसके काम के अंदर? नुकसान ये होता है कि जहाँ भी जाते हैं किराया नहीं मिलता, पेट्रोल भरता जा रहा है, सवारी पैसे नहीं दे रहे होते, हमारा गुजारा मुश्किल से होता है। उसमें से हमारा जो ना सही तरह से ना बच्चों का खर्चा निकलता है, ना बच्चों की फीसें होती है वो नहीं निकलती है, ना घर का गुजारा सही से चलता है। ये हमें जो पेट्रोल सस्ता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताओ कि पेट्रोल की कीमतें आए रोज़ जो है वो बढ़ रही हैं, क्या इसके अंदर नुकसान होता है? आप बाइक या राइडर चलाते हो, क्या राइडर्स मिलते हैं? नहीं, इतने नहीं, कम मिलते हैं। जो सवारी से पैसा मांगते हैं वो मिलता नहीं है, ठीक है। और पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। आज कल भी 6 रुपये बढ़ गया, ठीक है। तो और सवारी पैसा देती नहीं, लोगों की जेब में पैसा है नहीं, क्या करें? गरीब बच्चे हैं, कहीं ना कहीं मजदूरी मेहनत करनी तो है ना। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ कुछ बाइकर राइडर्स मौजूद थे और ये सिर्फ 1-2 की कहानी नहीं, बल्कि जितने भी कराची में इस वक्त या पूरे पाकिस्तान में जितने भी बाइकर राइडर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सिर्फ बाइकर राइडर्स नहीं बल्कि हर तबके का इंसान जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से परेशान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इनका यही कहना है कि 100 खर्चे हैं, घर चलाना होता है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी होती है, जो कि अदा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। 2 रुपये 97 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गई है, जिसके बाद रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात बढ़ गई हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि महंगे पेट्रोल ने रोजगार और घरेलू बजट मुतासिर कर दिया है। मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा बताइएगा। बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे महंगा कर दिया गया। इससे न सिर्फ आम शहरी बल्कि रिक्शा ड्राइवर्स भी शदीद परेशान नज़र आते हैं। उनका कहना है कि कीमतें बढ़ने पर जो है वो किराए नहीं बढ़ाए जाते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे। पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। कहा यह जा रहा है कि आप लोग किराया जो है वो थोड़ी सी कीमत बढ़ती है तो आप लोग किराया डबल कर देते हैं। ये पेट्रोल बहुत महंगा है, हम बहुत परेशान हैं। तो पेट्रोल बढ़ता है, किराया वही रहता है। ये नहीं है भाई किराया भाई के बढ़ा देते हैं, किराया नहीं बढ़ाते। पेट्रोल वो बढ़ता है, किराया वही रहता है। जिनको बोलते हैं ना भाई 200 है, वो बोलता है 100 रुपये किराया है, या कहना 150 ले लो, या जिधर 500 का सफ़र होता है उधर बोलते हैं 300 ले लो। हम बहुत परेशान हैं। ये पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इस पर जो है ना कुछ मेहरबानी करो। बहुत परेशान है, सब रिक्शे वाले भाई जो है परेशान है। रिक्शा ड्राइवर्स और भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से कितना जो है वो नुकसान होता है। पेट्रोल जितना ज़्यादा कीमतें हम देख रहे हैं कि आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं। आप लोग रिक्शा ड्राइवर्स किराया बढ़ाते हैं और फिर क्या पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? पेट्रोल की कीमत कम से कम 250 रुपये होना चाहिए, 250 रुपये। पेट्रोल महंगा होने की वजह से सवारी भी हमारे पास नहीं है, 2-2 घंटे ऐसे फारिग बैठे हुए हैं। पेट्रोल की कीमत कम से कम 250 रुपये होना चाहिए। और पेट्रोल जब भी बढ़ता है 20-30 रुपये ऊपर बढ़ता है, जब उतरने का टाइम आता है 5 रुपये 3 रुपये।
और ज़रा मेहरबानी ये गुंजाइश करना चाहिए, पेट्रोल की कीमत सिर्फ 250 रुपये होनी चाहिए। अभी सुबह से निकले हैं, अभी तक हमने बिस्मिल्लाह नहीं के, हम ऐसे ही घुमा रहे हैं। अभी देखो घुमाएंगे पेट्रोल तो जलेगा ना, लेकिन हम जेब से जो है डाल रहे हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पेट्रोल तकरीबन 250 होगा, तो फिर जो है रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। जी। कराची में डकैतियों की शामद। नाज़माबाद पुलिस ने फैक्ट्री राइडर से 19 लाख रुपए की डकैती में मुलव्विस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से असलहा और लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई है। मज़ीद जानते हैं मिराज अख्तर से। मिराज बताइएगा। में जहाँ डकैती और लूटमार की वारदातें जारी हैं, वहीं पुलिस भी अपना काम कर रही है। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कराची में नाज़माबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान में बिलाल, समीर, अब्दुलरहमान और एक चौथा इनका साथी शामिल है। चारों मुलजिमान के कब्जे से असला बरामद हुआ और असले के साथ साथ इनके पास से 19 लाख रुपये कैश भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने जो है चंद रोज़ कबल कोरंगी महरान टाउन के इलाके में डकैती की वारदात की थी। निजी कंपनी के राइडर से जो कि कैश लेकर निकला था, बैंक जमा करवाने जा रहा था, उसको लूटा था और उसके बाद ही मुलजिमान फरार हो गए थे। मुलजिमान की गिरफ्तारी जो है वो टेक्निकल तरीके से इसकी तफ्तीश की गई तो उसके ज़रिए अमल में आई है। और पुलिस का ये कहना है कि जो निजी कंपनी है उसका एक मुलाजिम जो है वो भी इस पूरे वारदात में मुलव्विस है। उसने ही इनको इतला दी थी कि कैश लेके यहाँ से जो है राइडर निकल रहा है। तो मज़ीद इस हवाले से तफ्तीश जारी है और जो गिरफ्तार मुलजिमान हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। अब तक जो क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस को हासिल हुआ है उसके मुताबिक मुलजिमान जो है मुतादिद वारदातों में मुलव्विस है, डकैती और लूटमार की, और मज़ीद इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है। जी। 1.5 साला बच्ची से ज़्यादती और कत्ल केस। पुलिस ने मुलजिम मनान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम मनान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। 1.5 साला बच्ची से ज़्यादती और कत्ल केस। पुलिस ने मुलजिम मनान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम मनान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी 1.5 साला बच्ची एजल के साथ ज़्यादती और कत्ल करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम मनान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने मुलजिम को बालिग अफराद की जेल भेजने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मुलजिम और मकतूला की DNA रिपोर्ट्स आना अभी बाकी हैं। 4 अगस्त को मुलजिम अपने रिश्तेदार की बच्ची को चीज़ दिलाने के बहाने से बाहर ले गया था। जब बच्ची को वापस लाया तो बच्ची बेहोश थी और कपड़े खून आलूद थे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में हमसाये की 5 साला कमसिन बच्ची से ज्यादती केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम अयान को उम्र कैद की सजा सुना दी है। तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जवाद बताइएगा। जी, औरंगी टाउन में हमसाये का 5 साल की कमसिन बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत ने मुलजिम अयान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, जबकि अदालत ने इसी के साथ मुलजिम पर 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया और अपने फैसले में तहरीर किया कि जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिम को इजाफी सज़ा भुगतनी होगी। प्रोसिक्यूटर कुबरा सैयद के मुताबिक ज़्यादती का ये वाक़या औरंगी टाउन के इलाके गबोल टाउन में मार्च 2023 में पेश आया था, जब मुलजिम ने बच्ची को बॉल का लालच देकर खाली जगह लेकर गया और वहां इसे ज़्यादती का निशाना बनाया। तहम बच्ची ने वालिद को आकर बताया तो मुलजिम के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने अपने फ़ैसले में रिमार्क्स दिए हैं कि बच्ची ने अपने बयान में मुलजिम को शनाख्त भी किया है और जो इस्तगासा के गवाहान हैं और जो बच्ची की गवाही है वो मुलजिम को सज़ा दिलाने के लिए मजबूत गवाही मानी जाती है, इसलिए इस्तगासा मुलजिम पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही है। मुलजिम के खिलाफ थाना औरंगी टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया था। जी। KDA के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन वाजिबात की अदम अदायगी। सिंध हाई कोर्ट का KDA हुकाम पर इजहार बरहमी। अदालत ने DG KDA को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मज़ीद जानते हैं शौकत कुराई से। शौकत बताइएगा। देखिए, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिटायर्ड जो मुलाजमीन हैं उनकी वाजबात का मामला था। आज उन मुलाजमीन की दरख्वास्तों पर समात हुई। अदालत ने KDA हुकाम पर बरहमी का इजहार किया और आइंदा समात पर KDA के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्हें तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट ने इन दरख्वास्त गुजारों की जो इस्तदा थी उस पर 2026 फरवरी में अहकामात दिए थे, लेकिन KDA ने अब तक उन अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। तो अदालत ने KDA
हुकाम पर बरहमी का इज़हार किया और कहा कि ये कानूनी तौर पर उनका हक बनता है, जब वो रिटायर हो जाएँ तो उन्हें तमाम मराद फौरी तौर पर दिए जाएँ। KDA के वकील ने अदालत को बताया कि काफ़ी उनका इदारा माली मुश्किलात का शिकार है, जिसकी वजह से ताख़ीर हो रही है। कुछ प्लाट्स हैं KDA के जो नीलाम हो रहे हैं और उसके बाद जो उसकी आमदन होगी उसमें से इनकी अदायगियाँ की जाएंगी, जिस पर अदालत ने कहा कि उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है इन दरख्वास्त गुजारों का, फौरी तौर पर इन्हें अपनी जो अदायगियाँ हैं वो की जाएँ। अदालत ने 2 माह का वक्त दिया है KDA को कि इन तमाम मुलाजमीन को पेंशन और दीगर जो मराद की अदायगी है वो की जाए, और 3 हफ्ते का वक्त दिया है DG KDA को कि वो अपना हलफनामा अदालत में जमा कराए। और साथ साथ अदालत ने कहा है कि DG KDA को हलफनामे के साथ आइंदा समाअत पर खुद पेश होना चाहिए अदालत के अंदर। अदालत ने इन हिदायत के साथ मज़ीद समाअत जो है 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। जी। महकमा स्कूल तालीम में जाली उसातिज़ा की भर्तियों का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। ग्रेड 16 के 6 जाली सेकेंडरी स्कूल टीचर्स भर्ती किए जाने का इंकशाफ। जाली भर्तियों का महकमा स्कूल तालीम ने तहरीरी तौर पर भांडा फोड़ दिया। जाली उसातिज़ा को पर्सनल IDs भी अलॉट कर दी गई। जाली फ्रॉड्स पर IT सेक्शन ने बारकोड भी लगा दिया। जाली बारकोड के बाद जाली IDs भी जारी कर दी गई। महकमा स्कूल तालीम ने 6 उसातिज़ा की भर्तियाँ जाली करार दे दी हैं। आज़ाद नोड़ियो हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल तालीम में जाली बोगस आज़ादा की भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्कूल तालीम में 16 ग्रेड के 6 जाली सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की नई भर्तियों का स्कैंडल सामने आ गया है, जिसमें महकमा स्कूल तालीम में तहरीरी तौर पर जेलसाजी का भांडा फोड़ दिया है। इस वजह से जाली भर्ती असाजा को पर्सनल ID भी अलॉट कर दी गई, जबकि महकमा स्कूल तालीम के IT सेक्शन की तरफ से जाली ऑफर लेटर पर जो है बारकोड भी लगा दिया गया है, और IT सेक्शन ने जलसाजी तय करके जो है बारकोड के बाद जाली ID भी अलॉट कर दी, जबकि महकमा स्कूल तालीम में 6 असाजा की भर्तियों को जाली करार दिया गया है। इस वजह से जाली असाजा को वज़ीर तालीम सैयद हसन अली शाह के अबाई डिवीजन लिपोगास में भर्ती किया गया। इस वजह से महकमा स्कूल तालीम ने अकाउंटेंट जनरल सिंध को खत अरसाल कर दिया है। खत सेक्शन अफसर सेकेंडरी 3 के दस्तखत से अरसाल किया गया है। जाली असाजा की तनख्वाहें बंद करने और जो उन्होंने तनख्वाहें वसूल की है और वो जो वापस वसूल करने की भी हिदायत कर दी गई है, जबकि जाली असाजा में फहद अली, अनिल कुमार, शाहरुख खान, जाहिद अली, अरशद अली और आपदा परवीन शामिल हैं। जबकि महकमा स्कूल तालीम की जानब से इन जाली असाजा के खिलाफ सिर्फ जो है तनख्वाह बंद करने और तनख्वाह जो वसूल की वापस लेने के अलावा किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। जबकि इन असाजा को किसने भर्ती किया, किस तरह भर्तियाँ की गई, जलसाजी के जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन महकमा स्कूल तालीम में जलसाजी का स्कैंडल दायर करके इनकी तनख्वाहें बंद करने और जो वसूल की तनख्वाहें वापस लेने का फैसला कर लिया है। इस वाले बाद तौर पर अकाउंटेंट जनरल सिंध को खत अरसाल कर दिया गया है। जी, आज़ाद नोड़ी अपडेट कर रहे थे। आज़ाद, साथ रहिएगा। जिला सेहत अफसर ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद यामीन शाह ओहदे से मुअत्तल। एक लापरवाही और गफलत के इल्ज़ामात पर DHO ठट्टा के खिलाफ कार्रवाई। फ़र्ज़ की अदायगी में कोताही पर डॉक्टर मोहम्मद यामीन शाह मुअत्तल। शोकोज़ नोटिस का जवाब महकमा सेहत को तसल्ली बख्श ना लगा। डॉक्टर मोहम्मद यामीन शाह को महकमा सेहत सिंध में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। आज़ाद नोड़ी हमारे साथ ही मौजूद है, तफसीलात जान लेते हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने जिला सेहत अफसर ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद यामीन शाह को ओहदे से मुअत्तल कर दिया है। उनको ओहदे की मुअत्तली की जो वजह बताई थी वो अकरबा परवरी, लापरवाही बरतने और इसके साथ साथ फर्ज की अदायगी में कोताही के इल्जाम में मुअत्तल किया गया। जबकि डिस्ट्रिक्ट सेहत अफसर ठट्टा को दरख्वास्त नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन वो कोई किसी किस्म की मुखातर खवा जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद उनको मुअत्तल किया गया। जबकि महकमा मोहम्मद यामीन शाह को महकमा सेहत सिंध में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया, यानी उनको OSD बना दिया गया है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ शाह की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के सेक्शन अफसर 3 हैं शाहीन खान भैयो, उनके दस्तखत से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी मुअत्तली का जारी कर दिया गया, जिसके तहत उनको महकमा सेहत में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। जी, आज़ाद नोड़ी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। हंड्रेड इंडेक्स में 1455 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,78,291 की सतह पर पहुंच गया है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश, बताइएगा।
देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते का चौथा दिन है और आज मार्केट में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। मजबूरी तौर पर अब तक 100 इंडेक्स में 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स की तेज़ी देखी जा चुकी है। इसके हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए जिब्रान मौजूद है। जिब्रान, बताइएगा क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से मार्केट में तेज़ी है? देखिए, सबसे अच्छी खबर जो 10 अरब डॉलर जो है वो अमेरिका से मिलने जा रहे हैं, जिससे हमारा जो रिज़र्व है उसमें भी इजाफा होगा और जो पाकिस्तान की करेंसी है वो भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और साथ साथ देखा कि कल जो मीटिंग हुई थी पेट्रोल डीज़ल के हवाले से कहा जा रहा है कि इसमें कमी हो सकती है, तो जिसकी वजह से ये भी अच्छा है कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें कमी आ सकती है। ये भी अच्छी चीज़ है कि गरीब आदमी के आवाम के लिए जो है थोड़ा पेट्रोल सस्ता और पेट्रोल और डीज़ल थोड़ा उसके प्राइसेस कम हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि कशीदगी अभी भी जारी है, लेकिन जब तक ये हल नहीं होगी तो मार्केट इसी तरह चलती रहेगी वॉलेटाइल। और साथ साथ रिज़ल्ट सेशन का जो आगाज़ है हो चुका है और रिज़ल्ट नताइज कुछ कंपनीज़ के बहुत बेहतर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता ये रिजल्ट सेशन जब तक चलता रहेगा तो मार्केट में इस तरह वॉलेटिलिटी भी नज़र आती रहेगी। ठीक है, जिब्रान मौजूद थे, बता रहे थे कि रिजल्ट सीज़न की वजह से भी मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ताहम आज कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन मार्केट में तेज़ी है। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं इंश्योरेंस सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SECP का बड़ा इक़दाम। इंश्योरेंस कंपनियों के लिए मार्केट कंट्रोल्स 2026 का मुसव्वदा जारी। इंश्योरेंस क्लेम्स में ताख़ीर रोकने के लिए लाजमी टाइमलाइंस तजवीज़। लाइफ इंश्योरेंस क्लेम का 20 दिन में फ़ैसला लाजिम होगा। मोटर इंश्योरेंस क्लेम्स पर सर्वे के बाद 5 दिन में फ़ैसला करना होगा। दीगर नॉन लाइफ क्लेम्स का 7 दिन में फ़ैसला लाजिम होगा। क्लेम मंजूर होने के बाद 7 दिन में अदायगी करना होगी। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम 20 दिन में निपटाना होगा। मरीज़ के डिस्चार्ज की मंजूरी 3 घंटे में देना होगी। इंश्योरेंस कंपनी की ताख़ीर पर मरीज़ को डिस्चार्ज से नहीं रोका जा सकेगा। क्लेम के लिए सिर्फ मुतल्लिका दस्तावेज़ात तलब करने की इजाज़त होगी। इंश्योरेंस कंपनियों को क्लेम्स का डाटा वेबसाइट पर जारी करना होगा। 1 साल से ज़ायद ज़ेर इल्तवा क्लेम्स का तनासुब भी बताना होगा। नॉन लाइफ पॉलिसी होल्डर्स को बगैर वजह बताए पॉलिसी मनसूख करने का हक होगा। मुजव्वज़ा रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना होगा। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर रोज़ाना मज़ीद 10,000 रुपये जुर्माना हो सकेगा। SECP ने अवाम से 30 दिन में तजावीज़ और एतराज़ात तलब कर लिए हैं। अवामी मुशावरत के बाद रूल्स मंजूरी के लिए पॉलिसी बोर्ड को पेश होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंश्योरेंस सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SECP का बड़ा इक़दाम सामने आया है। तफ़सीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। देखा जाए, इंश्योरेंस सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इक़दाम सामने आया। इंश्योरेंस कंपनियों के लिए मार्केट कंडक्ट रूल 2026 का मसौदा राय आमा के लिए जारी कर दिया गया है। इंश्योरेंस रूल का जो इतलाक़ है इंफरादी इंश्योरेंस पॉलिसी पर होगा। SECP ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इंश्योरेंस क्लेम में ताख़ीर के खात्मे के लिए लाजमी टाइम लाइन मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है और जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है इसमें कहा है पॉलिसी की जरा से क्लेम की अदायगी तक इंश्योरेंस कंपनियों के लिए जिम्मेदारी वादे की जाएंगी इसमें। और इंश्योरेंस कंपनियों को क्लेम की प्रोसेसिंग और अदायगी मुकर्रर वक्त के अंदर जो है वो करना होगी। लाइफ इंश्योरेंस क्लेम पर डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद 20 दिन में फैसला करना होगा। मोटर इंश्योरेंस क्लेम पर सर्वे रिपोर्ट के बाद जो है 5 दिन में फैसला करना होगा। दीगर नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स पर सर्वे के बाद 7 दिन में फैसला करना होगा। क्लेम मंजूर होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को 7 दिन में अदायगी करना होगी। अस्पताल में दाखिल मरीज के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को 20 दिन में निपटाना होगा। अस्पताल से डिस्चार्ज की मंजूरी इंश्योरेंस कंपनी को 3 घंटे के अंदर देना होगी। और साथ ही देखा जाए, इंश्योरेंस कंपनी की ताख़ीर के बाइस मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज होने से नहीं रोका जा सकेगा। और यहाँ पे सबसे अहम बात है कि यहाँ पे जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, जब तक वो इंश्योरेंस कंपनी जो इससे पहले था वो जब तक क्लियरेंस नहीं होती थी वो मरीज को जाने नहीं देते थे। अब ये बड़ा एक इशू था, इसको हल कर दिया गया है, जिसमें कहा कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के लिए सिर्फ मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स की तलब कर सकेंगी। इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम, सेटलमेंट, मुस्तरदशुदा और ज़ेर इल्तवा क्लेम के डाटा जारी करना होगा। 1 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर इल्तवा जो तमाम क्लेम का तनासुब बताना होगा। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के सेकेंड ईयर तलबा ने मुनफरिद मनसूबा तैयार कर लिया है, जो पौधे की पानी की ज़रूरत महसूस करके आवाज़ और रियल टाइम नोटिफिकेशन के ज़रिए आगाह करता है। यानी पौधा खुद बताएगा कि इसे पानी चाहिए। ये मनसूबा क्या है और कैसे काम करता है, जानते हैं अक्सा शेख से। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, प्लांट्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा पौधा दिखाने वाली हूँ जो कि बोलता भी है। उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो अपनी उस ज़रूरत को मांग भी सकता है। तो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के सेकंड ईयर के होनहार स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, आप मुझे बताइएगा, ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है इसका नाम क्या है और बेसिकली ये काम कैसे करता है?
जी बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट को हमने नाम दिया है इरिगेशन स्मार्ट बॉट। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करूँ तो टॉकिंग प्लांट यानी बोलने वाला पौधा, ठीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, तो इसका सबसे ज़्यादा इन्हसार खेती बाड़ी पर डिपेंड करता है। लेकिन कई बार पानी की वेस्टेज की वजह से या फसलों का सही से ध्यान ना करने की वजह से वो जल जाते हैं, या कभी उनको हम एक्स्ट्रा पानी दे देते हैं या कभी टाइम पे पानी नहीं देते तो फसलें काफ़ी ख़राब होती हैं, तो इससे हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी मसले को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है इरिगेशन स्मार्ट बॉट, ठीक है। ये जब भी पौधे को या प्लांट को पानी की ज़रूरत होगी तो ये खुद बताएगा हमें, स्पीकर के थ्रू बताएगा, अपना एक्सप्रेशन देगा, एंड देन अगर आप कहीं पर भी होंगे तो रियल टाइम नोटिफिकेशन भी देगा। जिस तरीके से आपने बताया कि इसको पानी की ज़रूरत होगी, ये ख़ुद बताएगा कि मुझे पानी की ज़रूरत है, और जब इसको पानी की ज़रूरत नहीं होगी तब भी ये बताएगा। और प्लांट्स को अमूमन हम देखते हैं कि धूप नेसेसरी होती है, कि धूप चाहिए, और जब इसे सनलाइट की रिक्वायर्ड है तो ये किस तरीके से फिर अपनी बात को डिफ़ाइन करेगा? जी बिल्कुल, मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। इसमें जस्ट कुछ सेंसर अपग्रेड करेंगे तो ये जिस तरह पानी की नीड खुद बयान करता है तो ये धूप भी खुद मांगेगा। अच्छा जी बिल्कुल। तो कितना टाइम लगा आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने में? इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमें तकरीबन महीने से ज़्यादा का टाइम लगा है। और मज़ीद इसमें कोई काम की ज़रूरत है या फिर ये बिल्कुल डन हो चुका है? बेसिक लेवल पे ये बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे आपने कहा कि धूप की ज़रूरत बताना, तो ये छोटे मोटे अपग्रेड हैं जो हम कर देंगे। जी बिल्कुल, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि जिस तरीके से इन्होंने इस प्लांट को बनाया है, इसके अंदर कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पे जो है ये सेंसर लगा हुआ है, ये पूरी डिवाइस है जो कि इस प्लांट के साथ कनेक्ट हुई हुई है, और जब इसके साथ ये कनेक्ट होती है तो बाकायदा इसमें से आवाज़ आती है। अगर इसको पानी चाहिए होगा तो ये पानी मांगेगा, और छोटे मोटे इसके अपग्रेडेशन रह गई है जो कि ये स्टूडेंट्स हैं वो करने लगे हैं। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और जो है प्रोजेक्ट आ चुका है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम इंसान हैं, हम तो बोल सकते हैं, हम अपनी नीड बयान कर सकते हैं, लेकिन ये प्लांट्स हैं, ये बेज़बान होते हैं, अपनी नीड्स जो है वो बयान नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इन्होंने ये डिवाइस बनाई है। अब डिवाइस की ज़रूरत में ये इसको पानी चाहिए होगा, पानी नहीं चाहिए होगा, ये अपनी बात रख सकता है। जी